पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पावर होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है सोसाइटी के अंदर जिन जिन के पास करी जाती है, जिससे संबंधित होती है, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर क्रिटिकल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर पावर एंड अथॉरिटी। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं अगर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझना चाहते हैं, वो है पावर और अथॉरिटी। पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। पावर क्या हुई? एक ऐसी एबिलिटी इंडिविजुअल या ग्रुप की कि वो जो है दूसरों के अपोज के बावजूद भी है जो कर रहा है उसको वो करता रहे। It implies that those who hold power do so at the cost of others. इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास पावर है वो दूसरों की कीमत पर उस काम को जो है आगे बढ़ाता रहता है। There is a fixed amount of power in the society, and if some wield powers, others do not. In other words, an individual or group does not hold power in isolation; they hold it in relation to others. पावर कब होती है? जब आप दूसरे पे अपना हक जमाते हैं या अपनी ताकत दिखाते हैं। खास तरह की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर जो है वो सोसाइटी में होती है और कुछ के पास उस तरह की पावर नहीं होती। कहने का मतलब यह है, चाहे इंडिविजुअल हो या ग्रुप, वो अकेले अपने लिए पावर होल्ड करके उसको कोई फायदा नहीं है। वो पावर कब होल्ड होती है? जब आप दूसरों से संबंधित होती है। अगर आप दूसरे से ताकतवर है तभी तो मतलब हुआ कि आपके पास पावर है। अकेले आपके पास पावर है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर उससे दूसरों का लेना देना नहीं है। आप दूसरे पे अपना दबदबा बना पा रहे हैं, आप अपनी पावर दिखा पा रहे हैं, वो तभी होगी ना जब आप दूसरों से संबंधित होंगे। This notion of power is fairly inclusive and extends from family elders assigning domestic duties to their children to principals enforcing discipline in school, from the general manager of a factory distributing work among the executives to political leaders regulating programs of their parties. अब ये जो पावर है ये पूरी तरह से इंक्लूसिव है और ये सब तरीके से चलती है। जैसे अगर फैमिली एल्डर्स की बात करें, वो अपने बच्चों को ड्यूटीज असाइन करते हैं, यानी उनके पास पावर है। प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिन लागू करता है स्कूल में, कि मजबूर करता है कि बच्चे जो है डिसिप्लिन को फॉलो करें, प्रिंसिपल के पास पावर है। जनरल मैनेजर जो फैक्ट्री का है वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है एग्जीक्यूटिव्स में, क्योंकि उसके पास पावर है। इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स अपने प्रोग्राम्स को रेगुलेट करते हैं अपनी पार्टीज के अंदर, क्योंकि उनके पास पावर है। The principal has the power to maintain the discipline in the school. अब प्रिंसिपल के पास ये पावर होती है कि वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करे। The president of a political party possesses the power to expel a member from the party. इसी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को पार्टी के निकाल सकता है। In each case, an individual or a group has the power to the extent to which others abide by their will. हर केस में चाहे इंडिविजुअल है या ग्रुप हो, उसके पास ये ताकत होती है इस हद तक कि दूसरे जो है उसकी बात को सुनते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इन दिस सेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पावर। तो अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या पॉलिटिक्स हो, ये संबंधित किससे है? पावर से। बट हाउ इज दिस पावर अप्लाइड टू द अचीव इट्स एम? अब ये पावर कैसे अप्लाई होती है कि हमें अपनी जो एम है, गोल है, उसे हासिल करना है। व्हाई डू पीपल कंप्लाई विद अदर कमांड्स? लोग जो है वो औरों के कमांड्स को क्यों मानते हैं, ओबे करते हैं? Answers to these questions could be found with reference to the related concept of authority. अब इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो एक और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी का। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी। पावर हम कब एक्सरसाइज करते हैं? जब हमारे पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट, दैट इज इट इज राइट एज एंड जस्ट। अथॉरिटी एक तरह की वो पावर है जो कि एक लीगल तौर पे एक्सेप्ट करी जाती है, वैध है और वो राइट मानी जाती है, जस्ट मानी जाती है। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन लेजिटिमेसी। ये इंस्टीट्यूशनलाइज किस लिए है? क्योंकि ये वैधता पे आधारित है। People in general accept the power of those in authority as they consider their control to be fair and justified. लोग जो हैं जनरली पावर को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? जो लोग अथॉरिटी में होते हैं उनकी पावर को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मानते ये लगता है कि इनका जो कंट्रोल है वो फेयर है, जस्टिफाइड है। Often ideologies exist that help this process of legitimation. कई बार ऐसी विचारधारा होती है जो एग्जिस्ट करती हैं जिससे काफी हद तक इस लेजिटिमेशन की प्रोसेस को मदद मिलती है। Stateless societies. Empirical studies of stateless societies by social anthropologists over 60 years ago demonstrated how order is maintained without a modern governmental apparatus.
जो स्टेटलेस सोसाइटीज की स्टडी हुई है सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा पिछले 60 सालों में, उन्होंने ये दर्शाया कि किस तरीके से ऑर्डर मेंटेन किया जाता था एक मॉडर्न आजकल का जो गवर्नमेंट apparatus है उसके बिना। There was still the balance of position between parts, cross-cutting alliances based on kinship, marriage and residence, rites and ceremonies involving the participation of friends and foes। एक इसकी जगह क्या होता था, एक बैलेंस्ड अपोजिशन होता था दो के बीच में। क्रॉस कटिंग अलायंसेस हैं जो किनशिप पे आधारित हैं, मैरिज हो गई, रेजिडेंस हो गया, राइट्स और सेरेमनीज हैं जिसमें आपके एनिमीज और फ्रेंड्स दोनों शामिल होते थे। एज वी ऑल नो द मॉडर्न स्टेट हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स। अब आज का जो मॉडर्न स्टेट है उसके कुछ खास एक फिक्स स्ट्रक्चर है और उसके फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। Yet are not some of the informal mechanisms mentioned above as features of stateless societies present also in state societies। कुछ जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जिनके बारे में आपको बताया गया था, जो कि फीचर्स माने जाते हैं स्टेटलेस सोसाइटीज के, वो भी प्रेजेंट होते थे स्टेट सोसाइटीज। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। A state exists where there is a political apparatus of government, institutions like parliament or congress, plus civil service officials ruling over a given territory। स्टेट वहां होता है जहां गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल अपैरेटस होता है, यानी वो इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट हो गए, कांग्रेस हो गई, सिविल सर्विस ऑफिशियल्स हो गए, जो एक क्षेत्र पे रूल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी इज बैक्ड बाय द लीगल सिस्टम एंड बाय द कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इंप्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या होती है, उसको लीगल सिस्टम का सपोर्ट होता है, साथ ही साथ उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है अगर उसको अपनी नीतियों को लागू करवाना है। The functionalist perspective sees the state as representing the interest of all sections of society। अब जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये बताता है कि जो स्टेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारे जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के उसके इंटरेस्ट को दर्शाता है। वहीं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सीज द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो स्टेट को देखता है कि वो डोमिनेंट सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उसको दर्शाता है। मॉडर्न स्टेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल। मॉडर्न स्टेट्स हैं वो बहुत अलग है ट्रेडिशनल स्टेट से। These states are defined by sovereignty, citizenship and most often the ideas of nationalism। अब ये स्टेट्स किससे पहचाने जाते हैं? सोवर्निटी से, सिटीजनशिप से, या जो विचारधारा है नेशनलिज्म की उससे। सोवर्निटी refers to the undisputed political rule of a state over a given territorial area। सोवर्निटी का मतलब हो गया कि आप बिना किसी डिस्प्यूट के पॉलिटिकल रूल कर रहे हैं एक स्टेट के ऊपर जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दिया गया है। The sovereign state was not at first one in which citizenship carried with the right of political participation। Sovereign state जो है वो पहला नहीं था जिसमें जो citizenship है वो political participation से ली जाती है या आगे बढ़ाई जाती है। These were achieved largely through struggles which limited the power of monarchs or actively overthrew them। ये जो है कैसे हासिल हुई? संघर्ष के थ्रू, जिससे जो मोनार्क्स हैं यानी जो किंग्स थे उनकी तानाशाही थे, उनकी जो है पावर को कंट्रोल किया गया या उनको हटा दिया गया। The French Revolution and our own Indian independence struggle are two instances of such movement। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या हम अपने खुद के इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें तो ये हैं एग्जांपल्स इन दोनों मूवमेंट्स के। सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। अब सिटीजनशिप की जो राइट्स है उसमें सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स तीनों आती हैं। Civil rights involve the freedom of individual to live where they choose, freedom of speech and religion, the right to own property and the right to equal justice before law। सिविल राइट्स में आता है आपका इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी है कि वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है, स्पीच और रिलीजन की आज़ादी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी की आज़ादी है, या उसको जो है बिल्कुल बराबर तौर पर न्याय मिलना चाहिए लॉ के सामने, ये उसके अधिकार है। इसी तरह से पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफेंस। पॉलिटिकल राइट्स में आपको अधिकार मिलता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में या पब्लिक ऑफिस के लिए खड़े हो सकते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट्स वर रिलक्टेंट टू एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ज्यादातर कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स थी वो इस तरह से जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का, इसको लेकर थोड़ी सी अनमनी थी। In the early years, not only women but a large section of the male population was excluded as holding a certain amount of property was an eligibility criterion। अभी कुछ जो शुरुआत के साल थे उसमें खाली वुमेन ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सेक्शन मेल पॉपुलेशन का जो है अलग रखा गया था कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो उनके पास होनी चाहिए, तभी वो जो है इलेक्शन के लिए एक तरह से उनका एलिजिबिलिटी होती है। वुमेन हैड टू वेट लॉन्गर फॉर द वोट, और वुमेन्स को काफी इंतजार करना पड़ा अपनी वोटिंग पावर को इस्तेमाल करने के लिए। द थर्ड टाइप ऑफ सिटीजनशिप राइट्स आर सोशल राइट्स। अब तीसरे तरीके की जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो है सोशल राइट्स।
These concern the prerogative of any individual to enjoy a certain minimum standard of economic welfare and security. अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअल या जो कोई भी इंडिविजुअल हो उसको एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड मिलना चाहिए कि उसको जो है आर्थिक तौर पे उसकी भलाई हो सके या उसको सुरक्षा मिल सके. दे इंक्लूड सच राइट्स एज हेल्थ बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेज. अब इसमें आता है आपको हेल्थ के बेनिफिट्स मिले, अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता मिले, या मिनिमम लेवल जो है वेज का वो कुछ मिले. द ब्रॉडनिंग ऑफ सोशल और वेलफेयर राइट्स लेड टू द वेलफेयर स्टेट which was established in welfare societies since the Second World War. अब ये जो सोशल और वेलफेयर राइट्स थी, इन्होंने क्या एक तरह से बनाया वेलफेयर स्टेट, यानी कि जिसको एस्टैब्लिश किया गया था वेस्टर्न सोसाइटीज में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब. State of the erstwhile socialist countries had far-reaching provision in this sector. In most developing countries, this was virtually non-existent. ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं वहां पर बहुत दूर है इस तरीके का प्रोविजन इस सेक्टर के अंदर. ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. All over the world today, these social rights are being attacked as liabilities on the state and hindrances to economic growth. ज्यादातर पूरी दुनिया में इन सोशल राइट्स को जो है देखा जाता है एक लाइबिलिटी के तौर पर स्टेट के ऊपर या इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा के तौर पर. Nationalism can be defined as a set of symbols and beliefs providing the sense of being a part of single political community. अब नेशनलिज्म क्या हुआ? एक ऐसा सेट सिंबल्स और बिलीव्स का जो हमें एक ऐसा सेंस फील कराता है कि हम सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा हैं. Thus, individual feels a sense of pride and belonging in being British, Indian, Indonesian और French. तो लोग जो हैं अपने अंदर एक गर्व महसूस करते हैं या उनको लगता है कि हम ब्रिटिश हैं, हम इंडियन हैं, हम इंडोनेशियन हैं या हम फ्रेंच हैं. Probably, people have always felt some kind of identity with social groups of one form or the another. For example, their family, clan और religious community. लोग जो हैं कहीं अपनी एक पहचान करते हैं सामाजिक ग्रुप के साथ किसी भी फॉर्म में, चाहे फैमिली को लेकर हो, क्लैन को हो या रिलीजियस कम्युनिटी को हो. Nationalism, however, only made its appearance within the development of the modern state. Nationalism कब आया? तब जब modern state का development हुआ. Contemporary world is marked both by the rapid expansion of the global market as well as the intense nationalist feelings and conflicts. जो contemporary world है उसकी पहचान दोनों से ही है. एक तो बहुत तेजी से जो विस्तार हुआ ग्लोबल मार्केट का, साथ ही साथ बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स जो थी उनकी वजह से. सोशियोलॉजी हैज बीन इंटरेस्टेड इन द ब्रॉडर स्टडी ऑफ पावर, नॉट जस्ट विद द फॉर्मल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट. अब सोशियोलॉजी जो है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है कि और ज्यादा से ज्यादा पावर की स्टडी को करे बड़े उससे, ना कि बस खाली एक कि फॉर्मल एपरेटस है गवर्नमेंट का. It has been interested in the distribution of power between parties, between classes, between castes and between communities based on race, language and religion. इसका मेन इंटरेस्ट किसमें है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टीज के बीच में, क्लासेस के बीच में, कास्ट के बीच में, कम्युनिटीज जो रेस, लैंग्वेज या रिलीजन पर आधारित है उनके बीच में. Its focus is not just on what may be called a specifically political association, such as state legislatures, town councils and political parties, but also associations such as schools, banks and religious institutions whose aim are not primarily political. इसका जो मेन फोकस है वो खाली इसलिए उस पर नहीं है जो खास तौर से पॉलिटिकल एसोसिएशन कहलाई जाती है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, टाउन काउंसिल या पॉलिटिकल पार्टी तो गई, बल्कि इसका इंटरेस्ट उन एसोसिएशन से भी है जैसे स्कूल्स, बैंक्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो खास तौर पे प्राइमरी पॉलिटिकल नहीं होते. द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन वाइड. जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो बहुत वाइड है. इट्स रेंज हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स टू विलेज फैक्शंस. इसका जो रेंज है वो इंटरनेशनल मूवमेंट्स की स्टडी जैसे वुमेन या एनवायरमेंटल है वहां से लेके जो विलेज के फैक्शंस हैं वहां तक भी है. मतलब बहुत बड़े से बहुत छोटे तक.